हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज को जो ये वीडियो है ये Q&A सेशन है। इसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, क्योंकि आजकल सारे कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और बहुत सारे लोगों को बिहार टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कन्फ्यूजन है। किसी किसी को अपनी लाइफ प्रॉब्लम से मेरे साथ डिस्कस करनी थी और बहुत सारे लोग मेरे से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज इन क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं इस वीडियो के थ्रू करूँगी। इसके अलावा मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस कमेंट को डिस्कस करूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी मुझे कमेंट आए हैं उन सबको डिस्कस करूँ, आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहूँगी कि आप सब मेरे लिए इतना कंसर्न दिखाते हैं। शॉर्ट्स में मैंने कहा था कि 2 दिन से मुझे तेज फीवर था, प्लस आज भी मुझे सर्दी है। तो आप सब बहुत अच्छा कमेंट करते हैं और मुझे गेट वेल सून लिखते हैं, तो मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं एक कमेंट पढ़ के इस वीडियो की शुरुआत करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया कमेंट है। तो ये जो कमेंट लिखी है इनका नाम है संदीप कुमार जानी, और ये लिखती हैं कि आपकी जॉब का तो हमें नहीं पता, पर हमारी लाइफ बदलने के लिए आपको हमारी दुआएं ज़रूर मिलेंगी। क्योंकि मैं पहले बहुत नेगेटिव रहती थी और सारा घर का काम करती थी, पर रोते रोते करती थी। लेकिन 8 महीने से आपको फॉलो कर रही हूँ और इसके बाद से अब मैं बहुत खुश हूँ और बहुत हेल्दी हूँ। पहले मैं अपने काम का गुस्सा अपने दोनों बच्चों पर निकालती थी, और आप में से बहुत लोग बोलते भी हैं कि आप दी व्लॉग शेयर करते हो तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। और आप जब ऐसे पॉजिटिव कमेंट करते हो तो आपके पॉजिटिव कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम अगर मेरी वीडियोस के थ्रू किसी एक पर्सन की लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा, मुझे ऐसा फील होगा। और आप जब भी ऐसा कमेंट करते हो ये समझिए ना, मेरे लिए रिवॉर्ड की तरह होता है। आपके इतने पॉजिटिव कमेंट को देखकर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करती हूँ और मेरे अंदर भी हिम्मत आती है कि नहीं, जो मैं काम कर रही हूँ उसे मुझे और अच्छे से और ट्रूली करना है। आपके साथ सब कुछ बहुत एकदम ऑनेस्ट रह के शेयर करना है। तो बस चलिए, अब मैं सारे कमेंट लूँगी और एक एक कमेंट को डिस्कस करूँगी। सबसे पहला कमेंट मैं लूँगी प्रिया वर्मा का, और शॉर्ट्स के ऊपर ना सबसे पहला कमेंट इन्हीं का था। और ये पूछ रहे कि कल इनका IPS PO का एग्जाम है तो उनको एक दिन पहले क्या करना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगी कि एक दिन पहले आप कुछ मत पढ़िए, एकदम रिलैक्स रहिए। ये मत सोचिए कि कल एग्जाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। अगर आपने पहले से तैयारी करी है तो एक दिन नहीं पढ़ने से आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। इनफैक्ट आपके माइंड को एक छोटा सा स्केप मिल जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर आपको कुछ करने का मन है तो आप स्क्वायर क्यूब वगैरह जो होता है, फॉर्मूलाज, ये सब आप रिविजन कर सकती हैं। बाकी आप कुछ मत पढ़ाई कीजिए, एकदम रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाइए। नेक्स्ट कमेंट है लाइफ इन लेह लद्दाख 9198 का। वो कहती है कि अगर आपकी BPSC टीचिंग में जॉब लग जाएगी तो क्या फिर आप आगे भी प्रिपरेशन करोगे? अगर करोगे तो किस एग्ज़ाम की करोगे? मैं टीचिंग एस्पिरेंट नहीं हूँ, फिर भी आपकी वीडियो बिना स्किप किए डेली देखती हूँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू कि आप मेरी वीडियो बिना स्किप किए डेली देखती हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आपने जो पूछा है कि टीचिंग एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद मैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल तो टीचिंग ही है। मुझे बचपन से ही टीचर बनना था और अगर मैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में बन जाती हूँ तो फिर मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में और कोई प्रायोरिटी रह जाएगी गवर्नमेंट जॉब को लेकर। लेकिन फिर भी अगर कहीं से अंदर से मुझे इंट्यूशन ऐसा आता है कि मुझे और किसी हायर एग्जाम लाइक BPSC एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, पर उसके लिए अभी मैं श्योर नहीं हूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरा टारगेट केवल और केवल टीचिंग एग्ज़ाम ही है। नेक्स्ट कमेंट जो है वो है शॉर्ट ट्रैक 509 का, और ये लिखते हैं कि ये एक B.Ed स्टूडेंट है और 1 to 5th एग्ज़ाम इन्होंने दिया था और उसमें उनके 72 मार्क्स भी आए थे। और ये कह रही है कि थैंक यू इतना मोटिवेट करने के लिए। अगर 6 to 8 में इनका सिलेक्शन होगा तो ये सारा क्रेडिट मुझे देंगे, बट ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि आप सब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मैं बस एक छोटा सा काम करती हूँ, आपकी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड करने की कोशिश करती हूँ। वैसे थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट नेहा का है। वो पूछ रही हैं कि टाइम मैनेजमेंट के लिए मेथड बताइए और कंसिस्टेंट कैसे रहना उसके लिए मेथड बताइए। ये मुझे बहुत अच्छा कमेंट लगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं पहले कंसिस्टेंसी को डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ाई करते हैं और आपको कंसिस्टेंट रहना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे गोल बनाइए।
बहुत बड़े गोल डिसाइड मत कीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक दिन में 8 घंटे हैं, तो मैं 8 घंटे का रूटीन नहीं बनाती हूँ, मैं केवल 4 घंटे का रूटीन बनाती हूँ। और जब आप ऐसे छोटे छोटे गोल बनाएंगे ना, तो फिर आप देखिएगा कि आपका माइंड आपको मोटिवेट करेगा पढ़ाई करने के लिए। आपके माइंड को लगेगा कि अरे हाँ, कितना छोटा चीज़ तो मुझे अचीव करना है और इतना छोटा गोल मैं तो आराम से अचीव कर लूँगा, और वो आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपके पास केवल 8 घंटे का टाइम है और आप बहुत सारा कुछ ले रही है कि आज मुझे ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है, तो बड़ा टारगेट देखने के बाद ना माइंड खुद ही डर जाता है। और फिर वो आपको एकदम बहुत वाइजली, मतलब बोलते हैं ना, चतुर चंट और चालाक होता है हमारा दिमाग, इतनी चालाकी से आपको मतलब डाइवर्ट करेगा ना कि आपको लगेगा कि हाँ, आज तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश कीजिए। चाहे आपका दिमाग एक दिन पहले आपको कितना भी मोटिवेट करके ये क्यों ना कहे कि कल 12 घंटे का रूटीन बनाओ, कल 12 घंटे पढ़ना है, आप वहीं पे समझ जाइए कि ये आपको डीमोटिवेट करने वाला है नेक्स्ट डे। आज आपसे 12 घंटे का रूटीन बनवा देगा और नेक्स्ट डे जब आप फॉलो नहीं करेंगे तो वही दिमाग आपको दूसरे दिन ना गाली भी दे रहा होगा। तो इसीलिए हमेशा जो अपना रूटीन है वो एकदम छोटा बनाइए। अगर छोटा बनाएंगे तो कंसिस्टेंट रहेंगे। और दूसरी बात रही टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम ना पानी के जैसा होता है और हमें भी एकदम वैसे ही बनना है। जब जैसा टाइम मिल रहा है वैसे पढ़ लेना है। ये नहीं सोचना है कि एक दिन में मुझे 10 घंटे पढ़ना है तो सुबह 10 से लेकर शाम के 8 बजे तक मुझे कोई काम नहीं होना चाहिए, इसमें मुझे पूरा पढ़ाई ही करते जाना है। अगर आप वैसे सोचेंगे तो आप फिर कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप ये देखिए कि आप काम कर रहे हैं, काम करने के बाद आपको 1 घंटे का गैप मिला है, आपको उस 1 घंटे में पढ़ाई कर लेना है। बस सबसे बेस्ट ट्रिक टाइम मैनेजमेंट का यही होता है कि पानी के जैसा। पानी को क्या होता है, आप कटोरे में डालेंगे कटोरे के शेप का हो जाएगा, ग्लास में डालेंगे ग्लास के शेप का हो जाता है। सेम वैसे ही हमें भी बनना है। आधा घंटा टाइम मिल रहा है उसी को यूज़ कर लेंगे, आधा घंटा ही पढ़ लेंगे जो आधा घंटे के लिए बेस्ट है। 5 क्वेश्चन लर्न कर लेंगे उसमें। 1 घंटे टाइम मिल रहा है, 10 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व कर लेंगे। तो जिस दिन आप इस चीज़ को फॉलो करने लग जाइएगा, देखिएगा टाइम की कभी भी कमी नहीं होगी, टाइम भरपूर रहेगा आपके पास और आपको पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। इस कमेंट अनामिका का है जिसमें वो पूछती है कि दी आपकी एज क्या है। और ये एज से रिलेटेड कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। वो इसलिए आते हैं ना क्योंकि मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारा टाइम जो है अपना स्पेंड कर दिया है घर को संभालने में, और अब जाके जब वो सोचते हैं तैयारी करने का तो उनको अपनी एज की वजह से डिमोटिवेशन होता है। क्योंकि ये कमेंट ना मुझे पहले भी आया था जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि दी मेरी एज जो है वो 32 हो गई है, अब अपनी एज की वजह से ही मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि 32 की एज में मैं तैयारी शुरू करूँ या नहीं करूँ। तो ये कमेंट मुझे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरी एज अभी 28 है और अभी मैं गवर्नमेंट एग्जाम 2-3 साल और दे सकती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है शिल्पा श्रीवास्तव का। ये पूछते हैं कि बिहार टीचिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड बुक शेयर कीजिए। बिहार टीचिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में मैं केवल आपको एक ही बात बोल सकती हूँ कि देखिए ये एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट मंथ कंडक्ट कर लिया जाएगा, मीन्स कि नवंबर में। नेक्स्ट मंथ इसकी वैकेंसी आएगी और नवंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो इतने कम टाइम में वही बच्चा एग्ज़ाम निकाल सकता है जिसका बेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ हो, मतलब आपका बेसिक्स एकदम अच्छे से क्लियर हो। अगर आप क्लास 9-10 का जो इस बार बिहार का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जैसे मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ तो मैंने मैथ्स का क्वेश्चन पेपर देखा था, तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि मतलब एनसीईआरटी के पैटर्न को पूरा फॉलो किया गया था। 9-10 के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि एनसीईआरटी से उठाकर डायरेक्ट दिया गया था, नहीं, बट जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन डाला गया था, या फिर अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन उसमें भी डाला गया था। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीईआरटीज़ को सॉल्व करके बेस को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपका बेस वीक रहेगा ना तो 2 महीने में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, ऊपर आप पढ़ के एग्जाम को नहीं निकाल सकते। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए आपका बेस स्ट्रांग हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी स्ट्रैटेजी, सबकी स्ट्रैटेजी तो सबसे इंपॉर्टेंट अलग अलग होती है। आप अपनी जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसमें एनसीईआरटीज़ को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए। इसके अलावा कोई बैच परचेज कीजिए और फिर वहाँ से पढ़िए। कोशिश कीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन कम मिल रहा है तो एनसीईआरटी की साइड बुक जैसे कि एस चांद की बुक आती है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में एस चांद की बुक और RS अग्रवाल की बुक, इसके अलावा RD शर्मा की बुक भी आती है, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए एकदम अच्छे से। अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आप क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट कर पाएंगे और फिर आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो भी जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जूसी कुमारी इंडिया का। ये पूछ रहे हैं कि दी आपके हस्बैंड क्या करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे से पहले भी बहुत बार पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड भी मतलब ये बिहार टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी आने वाला जो एग्जाम है उस वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये था कि आपके हस्बैंड ने बीएड किया या डीएलएड। तो मेरे हस्बैंड ने भी बीएड किया था, अभी 2023 में ही उनका बीएड कंप्लीट हुआ था। तो अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसके लिए भी ये भी मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है अश्विनी का और ये पूछ रहे हैं कि आप घर के बाकी सारे काम कैसे मैनेज करती हो, जैसे कि झाड़ू पोछा, सबके कपड़े धोना। और वो कह रहे हैं कि उनका पूरा टाइम यही सब करने में निकल जाता है और उनका एक 3 साल का बेबी भी है और समझ नहीं आ रहा उनको कि कैसे टाइम निकालूं पढ़ाई करने के लिए, और कुछ सजेशन मांग रही है मेरे से। तो अश्विनी, अगर मेरी बात करें तो मैं घर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई दिन रात नहीं करती हूँ। पहले मैं करती थी, बट जब से ये एग्ज़ाम हो रहा है ना तब से मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा एग्ज़ाम है पहले। तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि मैं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दूँ। इस बात पर ध्यान ना दो कि किधर कचरा है किधर कचरा नहीं है, कितना सा मतलब बहुत बार मैंने लड़कियों को देखा है कि वो सब कुछ कर लेती हैं, सबके कपड़े भी धो देती हैं, साफ़ सफाई भी कर देती हैं, सबके लिए खाना ही बना देती है, लेकिन वो एक दिन में कोई भी एक ऐसा काम नहीं करती जो कि उनके करियर को सपोर्ट करे। तो इसीलिए मेरा थॉट प्रोसेस ही यही है कि मैं काम ही वही करूँगी जो कि मेरे करियर को सपोर्ट करे। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल काम नहीं करती हूँ। हाँ, मैं डेली खाना बनाती हूँ, झाड़ू भी करती हूँ, पोछा भी करती हूँ, बट वो लिमिट में होता है, अनलिमिटेड होके नहीं होता है। और अगर मैं बात करूँ कि पूरे फैमिली मेम्बर्स के कपड़े धोना, तो नहीं, मैं पूरे फैमिली मेम्बर्स के कपड़े नहीं धोती हूँ, मैं केवल अपने कपड़े धोती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बाकी लोग कपड़े पहन सकते हैं, उसे गंदा कर सकते हैं, तो उसे धो भी सकते हैं। और अगर वो नहीं धो सकते तो वो और कहीं पे भी दे सकते हैं, धोबी को दे सकते हैं धोने के लिए, या अपने लिए मेड रख सकते हैं। बट सबके कपड़े की जिम्मेदारी मैं नहीं ले पाऊंगी, मैं उतना नहीं कर सकती हूँ काम। तो बस ये था। अगर आपको भी मतलब ऐसा लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है तो आप भी थोड़े थोड़े काम जो है ओमिट कर सकती हैं। दूसरे लोगों को जिम्मेदारियां देना शुरू कीजिए और फैमिली मेम्बर्स में काम बांटिए। अदरवाइज आप अकेले सोच रहे हैं कि सब कुछ कर लेंगे और अपने बेबी को भी मैनेज कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक हाउसवाइफ के ऊपर 10 तरह की जिम्मेदारी होती है। हर जिम्मेदारी को लेके एग्जाम क्रैक करना ईजी नहीं है, मुझे तो लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि हो सके तो अपने लिए मेड रखवा लीजिए जो कि झाड़ू पोछा बर्तन कर दे, और उसके बाद आपको आराम से पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी भी ऐसा थॉट प्रोसेस मत रखिएगा कि आप 12 घंटे काम करने के बाद 6 घंटे पढ़ाई करेंगे जॉब हो जाएगा। नहीं, आपको पढ़ाई भी करनी होगी 8 घंटे, वो भी एकदम फ्रेश माइंड से, जिसमें आपको थकान महसूस ना हो, जो भी आप पढ़े वो आपके दिमाग में जाए। तो इसीलिए आपको यही कहूँगी कि आप सबसे बढ़िया उपाय है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो अपने लिए एक मेड रख लीजिए। अगर आप मेड रख लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी और फिर आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा और आप उसमें फिर आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। अगला कमेंट है निखिल गुप्ता का और ये बहुत छोटे हैं। ये लिखते हैं कि मैं 12th पास आउट हुआ हूँ और मैं सीजीएल क्रैक करना चाहता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे बताइए कि मैं कैसे क्रैक करूँगा। तो निखिल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको अभी से क्लैरिटी है कि आपको सीजीएल क्रैक करना है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे टाइम पे ना स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद समझ आता था कि हमें किस लाइन में जाना है, बट आपको अभी से ये पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात आप ये कीजिएगा कि जहाँ भी आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं आप वहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको क्लासेस कम से कम करने पड़े। जब आपके क्लासेस कम होंगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा सीजीएल के प्रिपरेशन में डिवोट करने के लिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें तो एक बैच परचेज कर लीजिए और वहाँ से अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो टीचर पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है। स्टार्टिंग में आप बस यही सोचिए कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है, उनके नोट्स को रिवाइज करना है, जितने क्वेश्चन दे रहे हैं उनको सॉल्व करना है। तो शुरुआत में आप स्टार्ट स्लो कीजिए और बेसिक को एकदम अभी से स्ट्रॉन्ग करते चलिए। एक चैप्टर को भी इग्नोर मत कीजिए। जैसे मान लीजिए मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। परसेंटेज को अच्छे से पढ़ा, 500 क्वेश्चन लगा लिए, स्लोली एकदम करिए। तो 3 साल में ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और फिर देखिएगा कि आपका फर्स्ट में सीजीएल आराम से निकल जाएगा। और अगर आप ये पूछेंगे कि बैच कहाँ से परचेज करें, तो मुझे जहाँ तक लगता है सीजीएल के लिए करियर विल ऐप बेस्ट है। आप वहाँ से बैच परचेज कर लीजिए, मैथ्स, इंग्लिश और जो भी बाकी सब्जेक्ट्स है उसका, और वहाँ से पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगता है कि आप डाइवर्ट होने से बच जाएंगे। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है करियर विल ऐप का, ये कोई प्रमोशन नहीं है। ये आप मेरे से बहुत छोटे हैं और मैं नहीं चाहती कि आपको मैं आलतू फालतू सजेशन दे के डाइवर्ट कर दूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप करियर विल ऐप से मैथ्स, इंग्लिश और जीएस का बैच लेके एकदम अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपका वहाँ से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है अंजलि कुमारी का और ये कह रहे हैं कि इनका लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो 6 to 8 में और 9-10 में ग्रामर के अलावा लिटरेचर से भी क्वेश्चन आएंगे क्या।
तो हाँ देखिए, सिर्फ ग्रामर का क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा, लिटरेचर का ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अभी जो 9-10 का एग्ज़ाम हुआ था ना, एक बार वहाँ पे जाके आप इंग्लिश का पैटर्न देख लीजिए कि कितने नंबर का लिटरेचर का पोर्शन था और कितने नंबर का उसमें ग्रामर पूछा गया था, वहाँ से आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। लेकिन हाँ याद रखिएगा, लैंग्वेज पेपर में सिर्फ और सिर्फ ग्रामर बेसिस पे कभी भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। बहुत सारे राइटर्स को पढ़ना होता है, उनके नॉवेल्स को पढ़ना होता है। तो ये जब वैकेंसी आएगी, उसका नोटिफिकेशन आएगा और जब उसका सिलेबस रिलीज़ किया जाएगा तब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है नीरज सिंह का, और ये लिखती हैं कि दी मेरे ससुराल वाले जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ तो बहुत मजाक उड़ाते हैं और मैं बहुत पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ, पर हालात ऐसे हैं कि मुझे सुसाइड करने का मन करने लगता है। एक तो 6 मंथ का बेबी भी है, फिर भी मैं 6 to 7 आवर्स पढ़ाई कर लेती हूँ, पर बहुत टेंशन हो रहा है। हस्बैंड भी साथ नहीं रहते, वो बाहर जॉब करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको सुसाइड कर लेना चाहिए, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, ये बहुत ही ख़राब स्थिति है। इस चीज़ को आप किसी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी इंसान के अंदर ये थॉट आते हैं ना, तो ये बिल्कुल अच्छे थॉट नहीं है। आपका जो भी क्लोज है, जो जिससे कि आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, आप उससे कीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो प्लीज़ अपने हस्बैंड को ये बात बताइए कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने हस्बैंड से इस बात को शेयर करना। और जब आप कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो आप भी उनके साथ चले जाइए ना, वहीं पे रहिए, वहीं पे रह के पढ़ाई कीजिए। क्योंकि यहाँ पे रह के लोग अगर आपका मजाक उड़ा रहे हैं और वो सुनने के बाद आपको सुसाइड करने का मन करता है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप अपने लिए नहीं जा सकते तो अपने बच्चे के लिए जाइए, क्योंकि आप भी अगर डिप्रेसिव थॉट्स आपके अंदर रहेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं वो थॉट्स ना आपके बच्चे को भी ट्रांसफ़र होंगे। क्योंकि मदर और बेबी का रिलेशन ही ऐसा होता है कि अगर आप उदास रहेंगे तो बच्चे का भी देखिएगा तबीयत ख़राब होने लग जाता है कभी कभी। तो इसीलिए मैं आप सबसे बढ़िया सजेशन यही दूंगी कि आप अपने हस्बैंड के साथ चली जाइए। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं जा रहे हैं तो इस चीज़ को अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कीजिए और इसका एकदम तुरंत उपाय निकालिए। क्योंकि अगर आपके थॉट सुसाइडल हो रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और इसको नॉर्मल समझने की गलती आप मत कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम एक बार सुसाइड का सोचते हैं, 2 बार सोचते हैं और तीसरी बार में कर लेते हैं, और मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी ऐसा हो। तो इस चीज़ को अपने हस्बैंड के साथ एकदम अर्जेंट नोटिस पे डिस्कस कीजिए और इसका कोई उपाय ज़रूर निकालिए। नेक्स्ट कमेंट है रुचि कुमारी का, और ये लिखती हैं कि मैं ससुराल में रहती हूँ, मुझे कुछ की बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं जवाब नहीं देती, फिर मन इरिटेट हो जाता है, खुद पर कंट्रोल कैसे करें। रुचि, मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक्चुअली ये आपके साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। इनफैक्ट कभी कभी ये मेरे साथ भी होता है, क्योंकि हमेशा हम एलिजिबल नहीं होते कि हम तुरंत कोई हमें कुछ कहे और उसको तुरंत रिएक्ट कर दे या फिर उनको रिस्पॉन्ड कर दे या कुछ गलत कह दे। क्योंकि मन तो हमेशा अंदर में यही कहता है, अगर कोई सामने वाला इंसान हमारे बारे में बुरा कहता है तो मन अंदर में क्या कहता है कि इसको ऐसे कहेंगे, इसको वैसे कहेंगे, इसको वैसे कहेंगे। और हम बहुत सारा टाइम हम ये सोचने में इन्वेस्ट कर देते हैं कि नहीं, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, कल मैं इसका ज़रूर जवाब दूंगी। और जब क्या होता है, जब जवाब देने का टाइम आता है तब यही मन क्या होता है, बैकआउट कर जाता है, आपको जवाब नहीं देने देता है। तो इसीलिए जब भी आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाए ना कि इस इंसान को मुझे ये कहना है, ऐसे ऐसे जवाब देना, उस समय ही अपने मन को समझा दीजिए, उस समय ही उसको बता दीजिए कि तुम अभी मन में बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, लेकिन जब बोलने का टाइम आएगा तब तुम एक वर्ड भी मुंह से निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो जब आप मन को जवाब दे देंगे ना तो देखिएगा वो एकदम चुप हो जाएगा, और जब मन चुप हो जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि एक्चुअली देखिए, माइंड क्या है ना, वो चाहता है कि हम परेशान रहें, और हमें परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ वो चाहता है कि हम सोचें, और बहुत बार क्या चाहता है कि नेगेटिव सोचें। क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे ना तो आपके पास सोचने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो देखिएगा सोचने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ हमारे पास होता है। तो उसी वक्त माइंड को स्टॉप कर दीजिए कि तुम फालतू में सोच रहे हो, अगर अभी वो इंसान सामने आ जाए तो तुम एक शब्द मुंह से नहीं निकाल पाओगे। ये चीज़ क्लियरली माइंड को बोल दीजिएगा ना तो वो इरिटेट होना ही बंद हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो इसीलिए कभी भी आप ये मत सोचिए कि ये मन आपका मन है इसलिए इरिटेट हो रहा, नहीं, मन जो है ना वो हमसे थोड़ा अलग है। उसको कभी भी ऐसे मत देखिए कि ये मेरा माइंड है, डिस्टर्ब हो गया, नहीं, इसको आपको ये दूसरी चीज़ है और आप दूसरी चीज़ हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसीलिए आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जब आप उसको क्लैरिटी में जवाब दें। जवाब नहीं दे पा रहे ना तो एकदम सीधे सीधे शब्दों में लिख दीजिए कॉपी में कहीं पे कि तुम क्यों इरिटेट हो रहे हो उतना। अभी सामने वाला व्यक्ति आएगा तो तुम एक शब्द भी नहीं बोल पाओगे, और फिर देखिएगा उसी समय आपका मन शांत हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है।
नेक्स्ट कमेंट है मोहिनी मिश्रा का और ये कहती है कि दी आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कब से स्टार्ट की। तो देखिए मोहिनी, मैं 2016 में ग्रेजुएट हुई थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे करना तो बीएड ही था। बट अगर आप पीछे पलट के जाएंगे तो देखेंगे कि 2016 से ही बीएड 2 साल का हो गया था और फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। मतलब उस टाइम इंस्टीट्यूशन जो थे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वो 1,80,000, कोई 90,000, कोई 2 लाख, कितना तक चार्ज कर रहा था बीएड का। तो इस वजह से मुझे थोड़ा डाइवर्जन लेना पड़ा, क्योंकि मैं बीएड तो करना चाहती थी बट उतने पैसे नहीं थे मेरे पास। तो 2-3 साल मैंने ऐसी ही तैयारी की, कभी रेलवे, कभी झारखंड दरोगा की, तो फिर कभी एसएससी की, कभी बैंकिंग की। और इतना डाइवर्ट होने के बाद जो मैंने तैयारी किया, तो फिर बाद में 2019 में मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया और फिर मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया। क्योंकि जब मैंने बीएड में एडमिशन लिया उस दिन मैं श्योर हो गई कि अब तो मैं टीचर बन ही जाऊँगी, अब मुझे और किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मैंने सारी तैयारी छोड़ दी थी, पूरा फोकस के साथ बहुत अच्छे से बीएड कंप्लीट किया। और लेकिन बीच में कोविड आ गया, इस वजह से मेरा बीएड का सेशन जो था वो थोड़ा लेट हो गया और 2022 में हमारा रिजल्ट आया। और मेन तैयारी मैंने 2022 से शुरू की टीचिंग एग्जाम की। और फर्स्ट एग्जाम मैंने केवीएस पीआरटी का दिया था, सेकेंड एग्जाम मैंने बिहार टीचिंग वाला दिया जो प्राइमरी वाला था वो। अभी थर्ड एग्जाम मैं दूंगी बिहार टीचिंग एग्जाम 6 to 8 और 9th और 10th के लिए। तो मेन तैयारी मेरी 2022 से ही शुरू होती है, क्योंकि उससे पहले ना तो उतने सारे रिसोर्सेज थे मेरे पास, ना ऑनलाइन का जमाना था, ना पैसे थे मेरे पास। मैं बस उस समय का टाइम जो था 2016 से लेकर 18 तक का, मतलब ये 3 साल का टाइम, उसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थी ट्यूशन पढ़ाने में, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक करने में, अपनी मदर के ऊपर ध्यान देने में। और इन्हीं सब चीज़ों में मेरा 3 साल का पीरियड जो था ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला टाइम था, वो निकला। और जब 2019 में मैंने मतलब कि जब एग्ज़ाम दिया झारखंड कंबाइंड का, उसमें मेरा पूरे झारखंड में रैंक जो था वो 38 आया था। इस वजह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गई। तो फिर जाके मैं रिलैक्स हुई, लगा कि चलो यार अब स्ट्रगल जो है वो ख़त्म हो गया, अब बीएड में एडमिशन हो गया है, अब जो भी करना है टीचिंग फील्ड से रिलेटेड करना है। तो बस यही थी मेरी स्ट्रगल की जर्नी और यहीं से मैंने तैयारी शुरू की और अब मैं केवल टीचिंग एग्जाम्स पर फोकस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु अग्रवाल का और ये लिखती हैं कि बेबी होने के बाद इनको बहुत सारे हेल्थ इशू हो गए हैं और ये चाहती तो हैं पढ़ाई करना, बट अपने हेल्थ इशू की वजह से डिप्रेस हो गई हैं। इनको लगता है कि पहले हेल्थ ठीक करूं या फिर पढ़ाई करूं, या फिर अगर हेल्थ ठीक करने भी लग जाऊंगी तो बहुत सारा टाइम इनका वेस्ट हो जाएगा। तो रितु, मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं ना तो फिर आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो फिर आप कुछ भी अचीव करने की कोशिश कीजिएगा तो बीच बीच में बीमार पड़ते रहिएगा और आप पीछे घिसकते चले जाइएगा। इसीलिए सबसे पहले चाहे कितना भी टाइम लगे, 1 साल का, 2 साल का, हेल्थ पे फोकस कीजिए। और हेल्थ पे फोकस करने के बाद खुद को हेल्दी बनाइए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचिएगा। क्योंकि जितना आप हेल्थ को इग्नोर करेंगे उतना आपके लिए वर्स होगा, क्योंकि अभी आपका बेबी भी है। तो जब तक आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तब तक आप अपने बेबी की देखभाल कैसे कीजिएगा, वो भी तो ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसीलिए पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद पढ़ाई को दे दीजिएगा। और आप देखिएगा जब आप हेल्थ को प्रायोरिटी देने लग जाएगा ना तो 1-2 महीने के बाद आपके पास थोड़ा थोड़ा टाइम बचेगा पढ़ने के लिए, उसी में धीरे धीरे पढ़ाई कीजिएगा। बट फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए, सेकेंड प्रायोरिटी यहाँ पर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है शिविका 1234 का। इसमें ये पूछती हैं कि आपके हस्बैंड कितने भाई बहन हैं, आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, आप बेबी प्लानिंग कब करोगी, क्या आप प्रेग्नेंट हो। इन्होंने एक ही कमेंट में 4 सवाल पूछे हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है कि आपके हस्बैंड कितने भाई बहन हैं, तो मेरे हस्बैंड केवल 2 भाई हैं, एक मेरे हस्बैंड है और इनसे एक छोटे हैं जो कि मेरे देवर हैं। और मेरी शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी ये मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, ये मैं आप सब पे छोड़ती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी शादी लव मैरिज हुई होगी या अरेंज, आपको देखकर क्या लगता है। और इनका जो थर्ड क्वेश्चन है ये है कि आप बेबी प्लानिंग कब करोगे। तो देखिए बेबी प्लानिंग का तो अभी दूर दूर तक कोई मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि मेन फोकस जो है वो जॉब पे है। क्योंकि एक बात तो मैं जान गई हूँ, आसपास में जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो एक चीज़ तो मुझे पता लग गई है कि बेबी होने के बाद पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं फिर मतलब फंसना नहीं चाहती हूँ कि मतलब बेबी हो गया उसके बाद मैं चाहती हूँ कि कम्प्लीटली अपना टाइम जो है वो सारा कुछ मतलब अपने बेबी को डिवोट करूँ, ऐसी लाइफ हो। ये लाइफ ना हो कि आधी ज़िंदगी मतलब पढ़ाई में जा रही है, आधी ज़िंदगी उधर जा रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी जब फोकस मेरा बना हुआ है पढ़ाई पे, तो पहले वो कर लेते हैं। जब पढ़ाई कर लूँगी, मतलब कोई ऐसा एग्ज़ाम दे लूँ जिसके बाद थोड़ा श्योर हो जाऊँ कि नहीं चलो इस एग्ज़ाम में तो कंफर्म है जॉब, उसके बाद मैं सोचूंगी। क्योंकि बेबी प्लानिंग भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसको मुझे लगता है कि अभी मैं लेने लायक नहीं हूँ। हाँ, हो जाऊँगी जब मैं जॉब इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी, मीन्स कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी, उसके बाद
सोचूंगी कि कब करना है, बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परी राजपूत ब्लॉग्स का, और ये पूछती हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी केस के बाद उनका पढ़ाई से मन हटता जा रहा है, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता। तो देखिए, जब ये केस हुआ था और इसमें जब बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर निकाल दिया गया था, तब मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था कि अब पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बट अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब हमारे पास दूसरा गोल है, हमें वो दिखाई दे रहा है कि नहीं। अभी आज तो देखिए कि वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी रिलीज़ हो गई हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसी आएगी। तो अब और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि चलो ये वैकेंसी आएगी फाइनली अक्टूबर में, और नवंबर में एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो अभी डाइवर्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो हमें गोल दिख रहा है ना क्लियरली कि हमें इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो अभी डाइवर्ट होने की क्या ज़रूरत है। तो अभी डाइवर्ट मत होइए, अभी पढ़ाई पर ध्यान लगा लीजिए। नेक्स्ट कमेंट मुझे आया है, यूज़र करके कोई नाम है, मैं नाम नहीं पढ़ पाऊँगी इनका, और ये लिखती हैं कि 6 to 8 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सोशल साइंस के लिए ऑफिसर एकेडमी का बैच लेकर पढ़ना ठीक होगा क्या, या फिर लिख रही हैं कि कोई बेस्ट तरीका बताइए, क्योंकि अभी उनका लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है। तो वो कह रहे हैं कि डिलीवरी के टाइम पे कैसे पढ़ूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपका लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है तो आप पढ़ाई का उतना मत सोचें, आप मतलब अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आपको किसी भी तरह का ना स्ट्रेस आप मतलब नहीं ले सकती हैं। मतलब वो आप मतलब स्ट्रेस लेना आपके लिए मतलब नुकसान भी कर सकता है। इसलिए आप पढ़ाई का ये मत सोचिए कि आपको पढ़ना है। देखिए, ये जॉब है, इसके बाद और भी वैकेंसीज आएंगी, तो होपलेस नहीं होना है आपको। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लीजिए ही मत, आप प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, और जो आपका आने वाला बेबी है उसके लिए तैयारी कीजिए। प्लीज़ आप क्यों इतना अपना प्रीशियस टाइम जो है इधर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये जॉब से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये टाइम फिर आपकी लाइफ में दोबारा कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात ना अलग होती है, शायद मैंने सुना है अपनी दीदी लोग से। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप पढ़ाई को बहुत ज़्यादा टारगेट मत कीजिए अभी, क्योंकि 7 से 8 घंटे अभी आपके लिए बैठकर पढ़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप प्रेगनेंसी पर ही ध्यान दीजिए, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं अगर, तो आप बैच परचेज़ करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। अगर आप कैपेबल हैं पढ़ने के लिए तो आप ले लीजिए ऑफिसर्स एकेडमी का बैच, उनके टीचर्स तो अच्छा ही पढ़ाते हैं। स्पेशली अगर मैं सोशल साइंस की बात करूँ तो, क्योंकि मैंने उनसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप ले सकते हैं वहाँ से बैच। तो आज मैं इतने ही कमेंट्स आपसे डिस्कस कर पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है वीडियो, और क्योंकि सारे कमेंट अगर मैं डिस्कस करने लग जाऊँ ना तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। लेकिन हाँ, इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, जिसमें बाकी जो कमेंट्स रह गए हैं उनको अच्छे से डिस्कस करूँगी। एक कमेंट जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो 6 to 8 के लिए सोशल साइंस वालों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला वीडियो मैंने एक बनाया था, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे सब लोग अपना अपना सब्जेक्ट लिख कर भेज रहे हैं कि मेरा सब्जेक्ट 3 साल हिंदी पढ़ा है, 2 साल ये पढ़ा है, तो मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ। तो ऐसे में बताना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो एक बार आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, या फिर बहुत सारे टीचर्स भी हैं, जैसे अड्डा के टीचर हैं, इसके अलावा प्लेटफॉर्म के नवीन सर हैं, उन्होंने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बहुत बढ़िया से डिस्कस किया है। तो एक बार जाकर आप उनकी वीडियो देख लीजिए। मुझे लगता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का टेंशन आपका वहाँ से 100% जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और बाकी जो कुछ थोड़े बहुत कमेंट बच गए हैं उनका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हों। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।